हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर आपको सुनने मिलेगी रियल हॉरर स्टोरीज। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को मेरे साथ इमेजिन कीजिए। मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घटी थी। यह स्टोरी लिखते वक्त भी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी बुरी चीज़ के बारे में याद करो तो वो अपने सामने आ जाती है, या फिर वो फिर से अपने ज़िंदगी में आतंक मचाने को आ जाती है। यह घटना मेरे गर्लफ्रेंड के साथ घटी थी। मैं उसका रियल नाम तो नहीं ले सकता, तो मैं आपको यह स्टोरी किसी और नाम से सुनाता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सिया है। मारन क्रिया यानी कि एक टाइप का काला जादू। अगर मारन क्रिया काला जादू किसी पे उपयोग किया जाए तो उसकी मौत कुछ ही दिनों में निश्चित है। और यही काला जादू मेरी गर्लफ्रेंड सिया पे किसी ने किया था। यह बात समझने में हम लोगों को बहुत देर लग गई, और ये स्टोरी लिखने का भी कारण वही है कि जिस चीज़ को पहचानने में मैंने देर कर दी, आप मत करना। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में मैंने उसके घर वालों से बात की। कुछ महीने तक तो वो लोग नहीं माने, पर धीरे धीरे वो लोगों को भी समझ आ गया कि उनकी बेटी के लिए मैं परफेक्ट हूँ। अब हमारी सगाई में कुछ ही दिन बचे थे। अचानक सिया ने मुझे एक दिन कॉल किया और बोली कि उसे रात में नींद नहीं आ रही, और वो जब भी सोने का ट्राई करती है तो उसको पता नहीं कानों में कोई फुसफुसा है ऐसा साउंड आता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होगी एंड शायद सिया कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी जो किसी चीज़ से डरती भी नहीं थी। और मुझे उस समय पे लगा कि अगर मैं इस डर का मजाक उड़ाऊंगा तो शायद वो डर चला जाएगा। पर यह शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद सिया बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही। वो अचानक से चिल्लाती, रोती, हंसती। पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा था। वो एकदम से शांत हो गई थी। वो लड़की हमेशा हंसते रहती। उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। पर सडनली ये चेंज आने से मैं एकदम से शॉक हो गया था। एक दिन की बात है, उसने मुझे फ़ोन किया और बोली, रोहित, पता है मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कि मुझे इस दुनिया से दूर ले जाना चाहता है। उसकी ये बात सुन के मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वो कभी ऐसे बात नहीं करती थी। मुझे फिर भी लगा कि शायद इसको शादी की टेंशन है और शायद उसको उसके माँ बाप से दूर होने का गम होगा। मगर मैं गलत था। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए। सिया की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। उसके मम्मी पापा ने उसको सारी हॉस्पिटल्स में चेकअप करवा लिया, पर नतीजा एक ही रहता। उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलते। लगभग 30 से 40 हॉस्पिटल्स वो लोग घूम चुके थे। अब मैं भी टेंशन में आ गया था। एक बार जब मैं उसके घर गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी आंखें अचानक से बदल गई है। क्योंकि ये सब स्टार्ट होने से पहले उसकी आंखों में देखो तो उसमें एक नादानी दिखती थी, और उसकी हंसी भी नादानों वाली थी। और अगर सच बोलूँ तो उसकी आंखों को देखकर ही मुझे उससे पहली बार प्यार हुआ था। जब मैंने उसकी आंखें देखी तो मुझे लग रहा था कि ये उसकी आंखें नहीं है, ये किसी और की आंखें हैं। वो मुझे देखते ही गुस्से से जैसे घर्राती, और उसने मुझे जोर से बोला, चला जा यहाँ से, यहाँ पे फिर से मत आना। ये सुन के मेरा दिल टूट गया। अब हम लोग समझ चुके थे कि इसके साथ कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये चक्कर कुछ और ही है। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़े रहती। वो उसके मम्मी पापा से भी सीधे बात नहीं करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपने साइड से बहुत ट्राई कर चुका था। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं कितने व्रत रखे थे उसके लिए कि वो ठीक हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मगर कोई भी दवा और दुआ उस पर काम नहीं कर रही थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। सिया की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि कोई भी दवाई का असर उसके शरीर पे नहीं हो रहा था। ये ऐसा खेल था जैसे कि उसका शरीर भी टूट रहा था और अंदर से उसकी आत्मा भी टूट रही थी। वो कभी कभी मुझे देख के रो लेती। शायद वो कहना चाहती थी कि वो अब भी जिंदा है, मगर कहीं और खो चुकी है, और उसके शरीर में किसी और का कंट्रोल आ गया है। उसकी आंखों के आंसू वो देख के मुझे बहुत दुख होता, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। और 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन हमें किसी ने
एक बाबा का एड्रेस दिया। हमने सोचा कि अब हॉस्पिटल्स तो ट्राई कर चुके हैं, क्यों ना हम इस बाबा को भी एक बार ट्राई करके देखें। हम लोगों ने फिर बाबा से फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि वो खुद ही हमारे घर आएंगे। तकरीबन रात के 8 बजे वो बाबा हमारे घर पे आए। हमारे घर से सिया का घर एकदम नज़दीक था। उनका घर हमारे पड़ोस में ही था, मगर उसके घर के चौखट पे ही वो बाबा रुक गए और बोले कि जितना हम लोग सोच रहे हैं ये केस उतना नॉर्मल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और घर के अंदर चले गए। जैसे ही वो बाबा घर के अंदर गए, सिया ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, तू इसे बचा नहीं पाएगा, चाहे तू कुछ भी कर ले, इसकी मौत पक्की है। पर बाबा डरे नहीं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और तकरीबन 4-5 मिनट के बाद वो एकदम से उठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। वो बोले कि ये मेरे बस का नहीं है, ये चीज़ बहुत खतरनाक है और मेरे सोच के परे है। मेरे जैसे बाबा इसको ठीक नहीं कर सकते, इसकी मौत तय है। ये सुन के सिया के मम्मी पापा रोने लगे और बाबा के पैर पड़ने लगे। पर बाबा ने मैं कह दिया था कि ये उनके बस का नहीं है, वो किसी और बाबा को भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही करते करते लगभग 12-13 बाबाओं को दिखाया गया। हमारा पैसे बर्बाद हो रहे थे और हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा था, मगर सिया पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब उसकी बॉडी इतनी सूख गई थी कि उसकी हड्डियाँ भी दिख रही थी। अब मुझे भी मनोमन लगा कि शायद मैं सिया को खो चुका हूँ। मैं हर वक्त रोते रहता और सोचता कि किसकी नज़र लग गई है हम लोगों पे। पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, बचपन से हम लोग साथ थे और हम लोगों ने कसम भी खा ली थी कि एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। खैर, ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। फिर हम लोगों को किसी ने एक बाबा का एड्रेस दिया जो कि दूसरे गांव में अकेले रहते हैं। लोगों ने कहा कि वो बाबा ऐसे केस लेते हैं जिस केस में लोग मरने की कगार पर हो, यानी कि वो सिर्फ सीरियस केस ही लेते हैं। हम लोगों ने फिर बाबा का एड्रेस लिया और फिर निकल पड़े। हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, क्योंकि सिया की हालत वैसे भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। शायद वो कुछ दिनों में मर जाती। हम लोग उस बाबा के पास गए। एक जगह पे आके हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी। तकरीबन रात के 9:30 बज चुके थे। हम लोगों ने फिर उस बाबा के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उस बाबा का घर बहुत ही दूर था, जंगलों के अंदर। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम लोग उस बाबा के घर के पास पहुँचे। उनका घर बहुत ही छोटा था। वो बाबा घर के बाहर निकले और बोले कि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस पे किसी ने मारण क्रिया की है। ये काला जादू ऐसा होता है जो वो लोगों के शरीर को पहले तोड़ता है और उसकी आत्मा को, और उसको मजबूर कर देता है कि उसकी आत्मा खुद ही हार मान ले और उसके शरीर को छोड़ दे। इस लड़की के बचने के भी चांस ज़्यादा नहीं है, मगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं। फिर वो बाबा ने हम लोगों को भी समझा दिया कि अब से जो भी चीज़ें होगी वो शायद तुमने देखी भी नहीं होगी, ना कि तुमने सुना भी होगा। जो भी तुम देखो और जो भी तुम सुनो, ज़्यादा रिएक्ट मत करना और गलती से भी डर मत रखना। तुम में से किसी ने भी अपने दिल में डर रखा तो इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो आत्मा इसको लेने ही आई है और अपना डर उसकी शक्ति का काम करेगा। अब तक टाइम रात के 1:30 बज चुके थे। बाबा ने एक घेरा लगाया और उस घेरे में सिया को बिठा दिया और दूसरे घेरे में हम लोगों को बिठा दिया। बोले कि अगर पीछे से कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो उस पर ध्यान मत देना, चाहे वो सिया की आवाज़ क्यों ना हो। अब सिया को देख के ये लग रहा था कि शायद वो कुछ ही घंटों की मेहमान है, वो कुछ ही घंटों में मर जाएगी। मगर क्या करते, ये हमारी आखिरी कोशिश थी। रिया को उस घेरे में बिठा दिया गया, मगर बेचारी वो बैठ नहीं पाई। फिर हम लोगों ने उसे उस घेरे में ही सुला दिया। बाबा ने वहाँ पे मशालें जला दी। अब सब कुछ अंधेरा हो चुका था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और बोला कि अगर गलती से भी पीछे देखोगे तो तुम लोगों की भी मौत पक्की है। मैं आपको वो सिचुएशन बता भी नहीं सकता, वो बहुत ही ख़राब परिस्थिति थी हमारे लिए। हम देख रहे थे कि जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़े जा रहे हैं, रिया का शरीर अपने आप हवा में उड़ता जा रहा है। ये देख के हम लोग बहुत ही डर गए और थोड़ी देर के बाद उसका शरीर नीचे ज़मीन पे आ गया। हमने देखा कि उसके शरीर में से एक काली आत्मा बाहर निकल रही है। वो देख के मैं बहुत डर गया और अचानक से सिया बोलने लगी,
मुझे इसे मारने के लिए भेजा गया है। इसको मार के मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। तू नहीं रोक पाएगा बाबा इसे। बाबा ने जोर से बोला, तेरे में इतना दम नहीं कि तू उसे मेरे पास से ले जाए, चाहे कुछ भी हो। अब एकदम से सारी मशालें बुझ गई। वो सीन मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही सोचो, जंगल के बीचों बीच एक घर में हम तीनों ही घेरे में है, और बाबा और सिया दोनों एक दूसरे घेरे में, और आसपास हम लोगों को अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। जैसे कोई औरत रोती, किसी आदमी का हंसना, किसी छोटे बच्चे का रोना। जैसे कि वो आत्मा हम लोगों को हर तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम कुछ ना कुछ करके उस घेरे से बाहर निकल जाए और वो हमें मार दे। और कुछ देर तक बाबा मंत्र पढ़ते रहे और वो आत्मा ज़ोर ज़ोर से अब तड़पने लगी थी। बाबा ने पूछा, तुझे किसने भेजा है? और जो नाम हम लोगों ने सुना, वो नाम सुन के हम लोग चौंक गए थे, क्योंकि वो नाम उसके चाचा का था। ये नाम सुन के हम लोग एकदम से शॉक हो गए, क्योंकि सिया के चाचा उसको मारना चाहते थे और मेन प्लान उनकी चाची का था, क्योंकि उनको सिया पहले से ही पसंद नहीं थी। वो दिखने में भी खूबसूरत थी और लोग सिर्फ उसके बारे में ही अच्छी बातें करते थे। इसलिए वो जलन के मारे सिया पे मारण क्रिया किए थे। तकरीबन और 2 घंटे तक ये मंत्र वगैरह चला। फिर लास्ट में बाबा ने एक तावीज़ दिया, जो कि हमने सिया को पहना दिया, और बोले कि इस तावीज़ को कुछ सालों तक मत उतारना। उन्होंने बोला कि सिया को रिकवर होने में शायद 3-4 साल लग जाए, पर हार मत मानना, बस भगवान की सेवा करना और ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहना जिससे नेगेटिविटी फील हो। हम लोग फिर सिया को अपने पास लेके आए। तब से सिया धीरे धीरे रिकवर होने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने भी उसके चाचा चाची से बात करना भी बंद कर दिया, पर वो कहते हैं ना कि बुरी चीज़ों का अंजाम बुराई होता है। सिया के चाचा चाची को अचानक से लकवा मार दिया और दोनों ही पैरालाइज्ड हो गए। शायद वो बदला जो कि मैं उनसे लेना चाहता था, भगवान ने उनको दे दिया था। वो ज़िंदगी भर बेड पे ही पड़े रहेंगे। खैर, सिया की हालत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये घटना 2016 में घटी थी और ये 2024 है। सिया को ठीक होने में तकरीबन 8 साल लग गए। अभी वो बिल्कुल ठीक है। अगले महीने हमारी शादी है और मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम लोग सारी ज़िंदगी खुश रहे और ऐसी चीज़ें हमारे पीछे ना पड़े।